बिहार जिसने राजकुमार सिद्धार्थ को परम बोध देकर बुद्ध बनाया और राजकुमार वर्धमान को केवल ज्ञान देकर महावीर। वही बिहार जिसने हमें चाणक्य की नीति भी दी और आर्यभट्ट का आविष्कार भी, जिसने हमें वाल्मीकि की रामायण भी दी और पाणिनि का व्याकरण भी, जिसने मिथिला का संस्कार भी दिया और नालंदा के ज्ञान का भंडार भी, जिसने भारत को सशक्त मगध भी दिया और सम्राट अशोक की अजय तलवार भी। वही बिहार जिसने भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में पहला राष्ट्रपति भी दिया और बाबू जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण जैसे जननायक भी। वही बिहार जिसके खून का शौर्य, बोली की संस्कृति, विज्ञान का भंडार, कर्मठता का तेज और इतिहास की महानता को शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है, क्योंकि भारत की पहचान अशोक स्तंभ से लेकर इंडियन गवर्नेंस के स्तंभ माने जाने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारियों की फौज तक बिहार ने भारत को एक समृद्ध, संस्कृत और संपूर्ण राष्ट्र बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। मगर सबके बीच ही मन में एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर बिहार की विरासत ऐसी है तो उसके स्वर्णिम काल और आज में इतना विरोधाभास क्यों है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? क्योंकि एक समय में हर लिहाज से भारतवर्ष का ध्रुव तारा रहा बिहार आज सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स के शीर्ष पर खड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे में ये प्रश्न पूछा जाना लाजमी है कि आखिर ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनके कारण भारत का ये सबसे चमकीला तारा आज अंधेरों में गुम होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि बिहार के साथ क्या परेशानियां हैं और उन परेशानियों को सुलझाना कैसे है। दोस्तों, अगर आपको पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की बारीकियों को समझना है तो शायद कौटिल्य के लिखे हुए अर्थशास्त्र से बेहतर दुनिया में आपको कोई और रिसोर्स नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के पितामह माने जाने वाले निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस की तुलना में अर्थशास्त्र कई सौ साल पहले लिखी जा चुकी थी। यही कारण है कि एक नादान से बालक चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का श्रेय चाणक्य को ही दिया जाता है। लेकिन आज का वो बिहार जो चाणक्य की कर्म भूमि था, वही पॉलिसी फेलियर का शिकार हो गया है। ऐसी पॉलिसी फेलियर जिसकी शुरुआत तो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हो गई थी, लेकिन आजादी के बाद भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। इन्हीं स्क्यूड पॉलिसीज की वजह से ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के 1 मार्च 2021 के अवेलेबल डेटा के अनुसार बिहार स्टेट की पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे कम है। वहीं नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बिहार की 51.91% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लैंड टैक्स रेवेन्यू के लिए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के द्वारा बिहार और आसपास के रीजन में जमींदारी सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया गया, जिसने धीरे धीरे करके बिहार की एग्रेरियन इकोनॉमी को निचोड़ कर रख दिया। वहीं इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ये उम्मीद थी कि भारत में पीछे छूट चुके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास प्रयास जरूर किए जाएंगे, लेकिन हर गुजरते दशक के साथ बिहार और पिछड़ता चला गया। इसमें 1952 में अडॉप्ट की गई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का भी अहम योगदान था, जिसका मकसद ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट कॉस्ट के डिफरेंस के बाद भी एसेंशियल कमोडिटीज को सारे देश में सेम प्राइस पर उपलब्ध कराना था। इस पॉलिसी का प्राइम गोल था कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज सभी स्टेट्स को इंडस्ट्रियलाइज होने का इक्वल चांस प्रोवाइड कराया जाए। ऐसे में बिहार जो एक नेचुरल रिसोर्सेज रिच स्टेट था, उसके रिसोर्सेज की वैल्यू के कॉम्पिटिटिव एज को ही खत्म कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इस पॉलिसी ने ही बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को हैम्पर करके कोस्टल और ऑलरेडी डेवलप्ड पॉकेट्स ऑफ इंडिया के फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और ज्यादा प्रमोट कर दिया। इस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के नेगेटिव इफेक्ट को एक्स प्रेसिडेंट और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने भी माना। वहीं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज किए जाने और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लगातार कम फंड एलोकेशन ने बिहार को कभी इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया ही नहीं। यही कारण है कि जहां 1981 में बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम का 60% था, वहीं 1999 में गिरकर ये 35% रह गया। ध्यान रहे, अब तक भारत ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन देख चुका था और आईटी रेवोल्यूशन उसके दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन बिहार इन सबसे अछूता कहीं दूर अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। हालांकि आज भी बिहार की गवर्नमेंट इस लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उसके लैंड लॉक्ड होने को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही बिहार बहुत से रिवर रूट्स के थ्रू कोलकाता जैसे पोर्ट से जुड़ा रहा है। यही नहीं, अगर हम आज की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य लैंडलॉक्ड होने के बाद भी सफिशिएंटली इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं। असल में बिहार के लैक ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप का एक बड़ा कारण यहाँ की लैंड पॉलिसीज है। एक्चुअली बिहार एक मेजर एग्रेरियन इकोनॉमी है, जहाँ की 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, जो कि इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सेटअप होने और जमींदारी सिस्टम और समय के साथ लैंड के फ्रेगमेंटेशन ने यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए फार्मर से लैंड एक्वायर करने को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है, जिस बात को पास्ट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मान चुके हैं। यही नहीं, बिहार के लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी जरूरी फैसिलिटीज के अभाव में यहाँ किसी भी नई इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ये बात सही है कि बिहार में चीप लेबर अवेलेबल है, लेकिन लेबर क्वालिटी और उनकी स्किल्स इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। साथ ही इस ओर पॉलिसी मेकिंग द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फेलियर अट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने, उसको इंप्लीमेंट करने और इफेक्टिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि अगर आप नीति आयोग का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
बिजनेस इंडेक्स उठाकर देखें तो इसमें बिहार हमें 26 रैंक पर देखने को मिलता है। ऐसे में कंपनीज को यहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में मुश्किल होती है। यही कारण है कि बीते एक दशक में ही साल दर साल बिहार में रनिंग इंडस्ट्रीज कम होती जा रही हैं। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की इसी कमी की वजह से ही आज बिहार का युवा रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में आप खुद सोचकर देखिए कि क्या ये वही बिहार है जो एक समय में भारतवर्ष का सिरमौर हुआ करता था। लेकिन ऐसे में साफ दिखता है कि बिहार को एक इंटेंस पॉलिसी और स्ट्रक्चरल मेकओवर की जरूरत है, जहां उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल से लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को नीचे से लेकर ऊपर तक बदलने की जरूरत है। इसमें बिहार की स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सीधे एक्शन लेना होगा।